नदी किनारे अमीर और गरीब बहन की गृह प्रवेश ड्रेस। हे भगवान, इस धूप की वजह से तो बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। कितनी गर्मी हो रही है। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? तू तो बड़े आराम से घर में बैठकर सिलाई मशीन चला रही है और मैं बाहर कितनी मुश्किल से कॉलेज से धूप में घर आई हूँ। काश हमारा घर किसी नदी किनारे या झील किनारे होता तो कम से कम ठंडक भी होती है और जब मन चाहा नहा भी लेते। पता नहीं पापा ने भी क्यों खेतों के बीच में घर ले रखा है। पैसे होते तो नदी किनारे, समुद्र किनारे या फ्लैट में रह रहे होते। लगता है मेरी प्यारी दीदी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है। ये लो पानी पियो। अरे पानी भी तो बता, घड़े का पीना पड़ रहा है। ये नहीं कि पापा फ्रिज ले ले। अब गर्मी नहीं कटती। पता नहीं कौन से हम दोनों की शादी का पैसा बचाना चाहते हैं। दीदी, आपको तो घर के हालात पता है ना। ये सुनकर शिवानी दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं काजल अपनी फ्रेंड के लिए सिलाई मशीन पर ड्रेस सिलने लगती है। तभी खेतों का काम करके पसीने में उनकी माँ ममता आती है। काजल, देख रही हूँ सुबह से तू इस कपड़े को सिलने में लगी है। किसकी ड्रेस बना रही है? माँ, मेरी और दीदी की फ्रेंड है ना अनामिका, उसका आज बर्थडे है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक ड्रेस बना दूं, तो बस वही कर रही थी। बहुत अच्छा, ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ माँ। कुछ ही देर में ड्रेस बन जाती है। तब काजल अपनी बड़ी बहन शिवानी को ड्रेस गिफ्ट पैक करवाने के लिए बुलाती है। हाँ तो ठीक है, तू मुझे 2000 रुपए ले ले, उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर उसको दे दे, लेकिन ये ड्रेस तो मुझको दे दे। सॉरी दीदी, मैं आपको ये ड्रेस पैसों में भी नहीं दे पाऊंगी। ये मैं खास उसके लिए ही बनाई हूँ और मैं कल से मेहनत कर रही हूँ। अब आप भी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, ये ड्रेस तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तू ही जा, मैं नहीं जा रही इस पार्टी में। दीदी नाराज मत होइए, चलिए ना, मैं कभी और ऐसी ड्रेस बना दूंगी। नहीं चाहिए मुझे, यही ड्रेस चाहिए, वरना रहने दे। शिवानी गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है और काजल उस ड्रेस की पैकिंग खुद करके अच्छा सा सूट पहनकर बाहर धूप में निकल जाती है, जहां उसे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। हे भगवान, सच में बहुत गर्मी हो रही है, कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा। काश मम्मी पापा ने ऐसी जगह घर ले रखा हुआ होता जहाँ समुद्र का ठंडा ठंडा पानी होता, या नदी किनारे घर होता, या किसी फ्लैट में स्विमिंग पूल होता। लेकिन हमारी गरीबी और गर्मी ने हमें मार रखा है। फाइनली ऑटो आ गया। ऑटो, ऑटो रुको। तब काजल ऑटो में बैठकर अनामिका के बर्थडे में चली जाती है। वहीं घर पर बड़ी बहन मुंह फुलाकर बैठी थी। अरे तू काजल के साथ जन्मदिन में क्यों नहीं गई? कैसे जाऊं, तुम्हारी छोटी बेटी के नखरे आजकल ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। अब उसको अनामिका और ड्रेस मेरे से ज्यादा प्यारी हो गई है। उसे ये नहीं कि ड्रेस बनाकर मुझे दे देती, लेकिन चली गई। अरे वो छोटी है, उसने कितनी मेहनत से अनामिका के लिए ड्रेस तैयार की है, और तुझे कब से शौक हो गया सिलाई के कपड़े पहनने का? तू तो बाहर से खरीदती है। बस बस, उसकी वकालत मत करो आप मुझसे। वहीं पार्टी में अनामिका के केक कटिंग के बाद वो काजल का गिफ्ट खोलती है। वाओ काजल, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तूने कहाँ से ली? पागल, इतनी परफेक्ट फिटिंग देखकर तुझे समझ नहीं आया कि ये ड्रेस मैंने बनाई है तेरे लिए खास? पागल, मुझे पता चल गया था तेरी कलाकारी से, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। हाँ यार, सच में बहुत सुंदर ड्रेस है, तू तो बहुत अच्छी सिलाई करती है। काजल सहेली की बर्थडे पार्टी एंजॉय करती है। अगले दिन शिवानी जब कॉलेज जाती है तो गीतांजलि क्लास में कहती है, अरे शिवानी, कल तो अनामिका के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आई? तेरी छोटी बहन भी तो आई थी। सच में तेरी बहन बहुत अच्छी सिलाई करती है, कितनी सुंदर ड्रेस गिफ्ट करी है उसे। तू क्यों नहीं पहनती ऐसी ड्रेसेस? अरे वो अपनी बहन को ड्रेस नहीं देती, वो दूसरों को ड्रेसेस बना कर देती है। मैंने कहा था उसको कि वो ड्रेस मुझे दे दे, लेकिन नहीं सुना उसने। लगता है तेरी छोटी बहन तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करती, तेरे पास सिलाई का टैलेंट जो नहीं है। उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से से शिवानी घर आ जाती है और अब अपनी छोटी बहन से ही उसे नफरत होने लगती है। वहाँ कल मैं पार्टी में नहीं गई, वहाँ पर भी मेरा मजाक बनाया होगा जैसे कि आज कॉलेज में मेरा मजाक बनाया है। ये सब काजल तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सिलाई की बात है ना, मुझे नहीं आती तो क्या हुआ, लेकिन मैं सुंदर सुंदर ड्रेस बाहर से खरीद तो सकती हूँ। मुझे बहुत अमीर बनना है, अब तो मैं शादी भी अमीर घर में ही करूंगी। गर्मी में दिन गुजरते हैं। एक दिन पंडित अपना झोला लिए ममता के सामने बैठ जाता है। अरे ममता बहन, नमस्कार। आपने कहा था ना कि आपकी दोनों बेटी के लिए कोई रिश्ता चाहिए। मुझे एक बड़े घर का रिश्ता आया है। उनका घर नदी किनारे है, बहुत सुंदर वातावरण है वहां का, और परिवार भी अमीर है। और हाँ, उसी नदी किनारे पार एक गरीब घर का रिश्ता आया है।
अब आप देख लो किसकी शादी कहाँ करनी है। पंडित जी, सुनकर मुझे खुशी हुई। अब मैं दोनों बेटी में से किसी एक को अमीर घर और दूसरी को गरीब घर कैसे भेज दूं? लेकिन मेरे पास भी एक को ही देने के लिए दहेज है। माँ टेंशन मत लीजिए, आप दीदी की शादी अच्छे घर में करवा दीजिए। मैं किसी गरीब घर में भी रह लूंगी, और वो भी तो नदी किनारे है। मेरे लिए यही काफी है। देखा पंडित जी, मेरी छोटी बेटी कितनी समझदार है। जी वो तो है। ठीक है, तो मैं शादी की बात पक्की करवाता हूँ, आप तैयारी शुरू कीजिए। दोनों बहनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और एक ही महीने में एक ही मंडप पर दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शिवानी की सास बबीता रिश्तेदार सहित फार्म हाउस पर ले जाती है, जहां एसी और सारी चीज की सुविधा थी। वहीं गरीब बहन के पास की किसी मौसी के घर आ जाती है। अरे बहू, वो क्या है ना, बारिश की वजह से तुम्हारे ससुराल में पानी भर गया है, तो जब वहाँ का पानी कम हो जाएगा तब हम तुम्हारा गृह प्रवेश वहाँ करवाएंगे। जब तक मेरी बहन के यहाँ घर पर रह लो। काजल, तुम बेफिक्र रहना। ये भी तुम्हारा ससुराल जैसा ही है। कुछ चाहिए हो तो माँ को या मेरी बहन से कह देना। हाँ भाभी। वहीं अमीर बहन को नौकर खाने पीने की चीज ला रही थी। वाह माँ जी, मुझे आपका ये फार्म हाउस अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने ससुराल जाकर गृह प्रवेश कब करूंगी? और मुझे उसके लिए सुंदर सी ड्रेसेस भी पहननी है। बहू, अभी तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए घर में डेकोरेशन हो रहा है और वहाँ बारिश का पानी भी भरा हुआ है। जब कम हो जाएगा तो 1 हफ्ते बाद हम वहाँ चलेंगे। और रही ड्रेस की बात, तो तुम पास के मॉल जाकर जो पहनना चाहती हो वो खरीद लो, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। 2 दिन बाद शिवानी रोहित के साथ मॉल जाकर एक वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती है और घर आकर एसी की हवा में अपनी छोटी बहन को कॉल करती है। हेलो, कैसी है मेरी छोटी बहन? और मिट्टी की झोपड़ी में तेरा गृह प्रवेश हो गया? दीदी, मेरा ससुराल जैसा भी हो मैं उसमें खुश हूँ। कुछ दिन बाद गृह प्रवेश होगा। अच्छा, मेरा भी कुछ दिन बाद गृह प्रवेश होगा। देखना, मैं तुझसे बहुत सुंदर लगूंगी। और अब देखते हैं कौन अपने गृह प्रवेश पर ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे यकीन है दीदी, आप ही अच्छी लगोगी। और मैंने सोचा है आपके लिए मैं गृह प्रवेश पर एक ड्रेस भी बनाऊंगी। नहीं, जब मैंने तुझे बोला तब तो तूने मेरी नहीं सुनी। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं और वैसे भी मैं अपने गृह प्रवेश की ड्रेस लेकर आ चुकी हूँ। बाय। लगता है उस वक्त की बात से दीदी अभी तक मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए गृह प्रवेश की ड्रेस बना दूंगी। सुनो मधु दीदी, मुझे यहाँ पर सिलाई मशीन और कपड़ा मिल जाएगा? मैं वही कपड़े गृह प्रवेश पर पहनना चाहती हूँ। आप बाजार से सामान लेकर दे दोगी जो मैं बोलूंगी? हाँ भाभी, आप जो भी कहोगी मैं वो आपको लाकर दे दूंगी। तब काजल की नंद उसके लिए वहां पर सिलाई मशीन का जुगाड़ करती है और बाजार जाकर उसकी बताई हुई चीज खरीद के ले आती है, जिसके बाद काजल अपने और शिवानी के लिए सुंदर सी ड्रेस तैयार कर लेती है। 4 दिन बीत जाते हैं। नदी किनारे दोनों बहू के ससुराल के पास से पानी का स्तर कम हो जाता है। 7वें दिन दोनों बहनें अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं। अमीर बहू का स्वागत प्रॉपर बैंड बजाकर हो रहा था, तभी उसके कपड़े पहन सास और बाकी के लोग गुस्सा हो जाते हैं। देखा काजल, तेरे से अच्छी मेरी गृह प्रवेश की ड्रेस है। बहू, ये क्या है? तू कैसे कपड़े पहन कर आई है? शर्म आया है या नहीं? आज तेरा गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन तूने तो मेरी इज्जत उतार दी। वो देख, सामने उस गरीब घर की बहू ने भी इतनी संस्कारी ड्रेस पहनी है, पर तूने नहीं। लो जी, गरीब घर की बहू अमीर घर में आते ही अपने सारे संस्कार भूल गई। देखो तो कैसे छिछोरे कपड़े पहनकर आ गई है, वो भी गृह प्रवेश पर। माँ देखो ना, भाभी ने अपने हाथों से कितनी अच्छी ड्रेस बनाई है, बहुत सुंदर लग रही है। और एक वो है अमीर बहू जिसने सबकी खिल्ली उड़वा दी। हाँ मधु, काजल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया माँ जी। तब शिवानी रोने लगती है। काजल उसे देख अपने पति से अपने हाथ की बनाई ड्रेस पहनने को भिजवाती है। फिर शिवानी उसे पहनकर गृह प्रवेश के लिए आती है। इसमें वो बहुत ज्यादा संस्कारी लग रही थी। आप सब माफ कीजिएगा, मैंने गृह प्रवेश की रस्म के अनुसार अब बेकार ड्रेस पहनी थी। अपने एटीट्यूड में रहकर मैंने ये गलती की। वो जो सामने संस्कारी और इतनी सुंदर ड्रेस में जो लड़की है, वो मेरी सगी छोटी बहन है जिसमें इतना टैलेंट है, और मेरी अब ये ड्रेस भी उसी ने बनाई है। मुझे माफ कर दे काजल, तू बेस्ट डिजाइनर है। बहुत बढ़िया बहू, संस्कारों वाली बात, बहुत सुंदर लग रही हो। तब दोनों बहनों का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हो जाता है और फिर दोनों नदी किनारे एक दूसरे को गले लगाती हैं। मैं जानती थी दीदी, आप मेरे हाथ की बनाई हुई ड्रेस जरूर पहनेंगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले ही मान ली होती, तो मेरा इस तरीके से मजाक नहीं उड़ता। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब बहू को मिला सोने से लदालद अमीर ससुराल।
माँ, इतना सारा सोना खरीदने की क्या जरूरत है? वैसे ही मेरी शादी में इतना खर्चा होगा और मेरे बाद मेरी छोटी बहन भी तो है। तेरी सास 5 सोने के जो सिक्के देकर गई थी उसी से हमने ये सब खरीदा है, और कुछ हमने पहले से ही जोड़ रखा था। अगर हम इतना भी ना करते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा चुप हो जाती है और इसी तरह समय गुजरता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और कुछ ही देर में बारात घर आती है। पूजा के ससुराल वाले पूरे सोने से लदे होते हैं। पूजा की जेठानी, नंद और सास ने मांग टीका, नथ, कान का हार, कड़ा सब डाला होता है। पूजा, एक बार तो खिड़की से अपने ससुराल वालों को देख। तेरी सास, नंद और जेठानी ने तुझसे ज्यादा सोना पहना है। ऐसा लग रहा है जैसे वही दुल्हन है। पूजा आरती की बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में शादी करके पूजा अपने ससुराल जाती है। दरवाजे पर उसका गृह प्रवेश होता है और फिर सोफे पर बिठाकर सब उसे गिफ्ट देते हैं। पहले नंद उसे एक सोने का नेकलेस देती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है और ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। खुश, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये सोने के कड़े। अब इस तरह एक एक करके सभी घर वाले पूजा को सोने का हार, अंगूठी, कंगन, मांग टीका जैसे सोने के गहने देते हैं, जिन्हें लेकर पूजा अपने कमरे में जाती है और अगली सुबह अपने सारे गिफ्ट खोलती है। कितना सोना है मेरे ससुराल वालों के पास। इन्होंने मुझे गिफ्ट में भी सब कुछ सोने का दे रखा है। इतना बोल पूजा अपनी पहली रसोई करने जाती है और पहली रसोई का खाना खाने के बाद सब उसे सोना ही गिफ्ट करते हैं। अरे यार, ये तो घर में भी सोने से लदे हुए हैं। वाकई इनके पास इतना सोना है। बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोने का चेन लेकर आ गया। मैं तुम्हें क्या ही दूं, इसलिए तुम मेरी तरफ से सोने के 2 सिक्के रख लो। और ये ले मेरी तरफ से सोने की कटोरी। इतना सारा सोने का उपहार पाकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है। समय गुजरता है पर पूजा देखती है कि घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाता काम करने के लिए, और घर में भी पैसों की कमी नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमरे से एसी में बैठे सूरज से पूजा कहती है, सूरज, हमारी शादी को 1 महीने होने वाले हैं। अब आप काम पर जाना शुरू कर दो। भला मुझे काम पर जाने की क्या जरूरत है? हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। इतना बोलकर सूरज बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में पूजा लिविंग हॉल में एसी में टीवी देख रहे अपने ससुर के पास जाती है और वो देखती है कि उसके ससुर और जेठ जी भी हर वक्त घर में रहते हैं। पापा जी, आप मुझे बता दीजिए आपको ऑफिस कितने बजे जाना होता है? मैं आपके लिए लंच पैक कर दूंगी। बहू, पिछले 15-20 दिनों से तुम हमें घर में ही देख रही हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। अरे, हम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ पूजा, वैसे भी काम गरीब लोग करते हैं, अमीर लोग थोड़े ना करते हैं। अपने घर के मर्दों को घर में बैठा देख और उनकी ऐसी बातें सुनकर पूजा को बड़ी हैरानी होती है। समय गुजरता है और एक दिन काजल, निशा पूजा के कमरे में आती है। भाभी, आज आप तैयार हो जाओ। घर के पीछे हमारा पुश्तैनी पेड़ है। हम सब हर हफ्ते उसी की पूजा करने जाते हैं सुबह 11 बजे। आज आपको भी चलना है। और हाँ, लेट मत होना, अगर लेट हुई तो पूजा नहीं कर पाओगी। घर वालों के कहने पर पूजा जल्दी से तैयार होती है और कुछ ही देर में पूरा परिवार घर के पीछे आता है और एक पेड़ की पूजा करता है। सूरज, बहू ने पूजा कर ली, तू बहू को घर छोड़ा। तेरे हाथों से पेड़ के चारों तरफ दिया जलवाना है। चलो पूजा, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, मुझे यहाँ दोबारा भी आना है। सूरज पूजा को घर में छोड़कर वापस घर के पीछे जाता है। ये देख पूजा को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पूजा को छोड़कर अब भी सब घर के पीछे पेड़ की पूजा कर रहे थे, पर पूजा कुछ नहीं बोलती। और अगले दिन, देखो मम्मी पापा और सब लोग, मैं एक नई गाड़ी लेकर आया हूँ। सब लोग बाहर आते हैं और नई गाड़ी देख पूजा हैरान हो जाती है। जेठ जी कुछ कमाते तो नहीं है और इतनी महंगी गाड़ी ले आए। पूजा हैरान होती है और समय गुजरता है और एक बार फिर घर के सभी लोग घर के पीछे से पूजा करके आते हैं और इस बार उनके हाथों में सोने के सिक्के होते हैं, पर पूजा को देख सब सिक्के छिपा लेते हैं। माँ जी, दीदी, आप सब हर हफ्ते घर के पीछे पूजा करने जाते हैं, पर मुझे नहीं लेकर गए। मैं सिर्फ एक बार गई थी, ऐसा क्यों? पूजा, अभी तुम नहीं हो। जब तुम्हें यहाँ आए 3 साल हो जाएंगे, तब तुम भी हर हफ्ते हमारे साथ घर के पीछे पूजा करने जा सकोगी। बहू, हम सब ने सुबह से कुछ खाया नहीं और बहुत थकान हो रही है, कुछ बनाकर ला दे। बहाने बनाकर शांति पूजा को वहां से भेज देती है
और उसके जाते ही पूरा परिवार लिविंग हॉल में बैठता है और सब आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा हुआ शांति जो तुमने उसे काम में लगा दिया, वरना उसे तो हम पर ही शक हो गया था। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि पूजा भी हमारे साथ हर हफ्ते उस पेड़ की पूजा करने जाए और हमें सोने के सिक्के उसे भी देने पड़े। पर भैया, मुझे लगता है हम सब जादुई पेड़ से हर हफ्ते 2-2 सोने के सिक्के लेते हैं, सिवाय मेरी बीवी के। हाँ तो देवर जी, आप अपने सोने के सिक्के अपनी बीवी को दे दीजिए। जब पूरा परिवार जादुई पेड़ और सोने के सिक्के के बारे में बात कर रहा होता है, पूजा उन सभी की बातें सुन लेती है और वो रसोई में जाकर बस जादुई पेड़ के बारे में सोचती है। अब समझ में आया, जादुई पेड़ की मदद से इन्हें सोने के सिक्के हर हफ्ते मिलते हैं, इसीलिए इन्होंने काम छोड़ रखा। पर ये तो गलत है, ये लोग तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा घर के पीछे उस जादुई पेड़ के पास और पूरा सच जानना होगा। अब अगले दिन सासू माँ ने एक सुनार को बुलाया था, जिसके पास बहुत सुंदर गहने थे और सब टेबल पर लगे थे। वो सब पूजा को बैठाकर गहने पसंद करवाते हैं। यह नई बहू पर जचेगा मात्र 50 लाख रुपए का है। हाँ, ये दे दो, मैं पैसे लाती हूँ। हो ना हो सासू माँ ये सब उस जादुई पेड़ से मिले सोने के सिक्के के बल पर ले रही हैं। सुनार के जाने के बाद पूरा सच जानने के लिए पूजा मौका देखकर घर के पीछे जाती है और जादुई पेड़ की पूजा करती है। पूजा करते हुए जादुई पेड़ की आंख, नाक और मुंह सामने आते हैं। तो आ गई तुम मेरी पूजा करने, पर सोने के सिक्के देने का समय खत्म हो चुका है। वो सुबह के 11 बजे ही घर वालों को मिलता है। वाकई तुम जादुई पेड़ हो, पर मैं यहाँ सोने के सिक्के लेने नहीं आई। मैं बस ये जानने आई हूँ आप कहाँ से आए हैं और मेरे परिवार को कैसे मिले आप उन्हें हर हफ्ते सोने के सिक्के क्यों देते हैं, जिसकी वजह से वो लालची और कामचोर हो गए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर वाले अब काम करें। मैं खुद उनसे परेशान हूँ, उनका लालच बढ़ता जा रहा है। कई सालों पहले मेरी पूजा छोड़ दी गई और मैं सूख गया, साथ ही मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। पर एक दिन मेरे पूर्वज गरीब विनोद के सपने में आए। पहले ये लोग बहुत गरीब थे पर मेहनती थे, पर मेरे पूर्वज ने सपने में इन्हें मेरे बारे में बताया, जिसके बाद इस गरीब और मेहनती परिवार ने काम के साथ साथ देखभाल का समय समय पर मुझे खाद पानी दिया। मेरी पूजा की, जिस वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया और पिछले 1 साल से मैं इन्हें हर हफ्ते पूजा करने पर हर एक शख्स के लिए सोने के सिक्के देने लगा, जिसकी वजह से आज इन्होंने झोपड़ी से बड़ा घर बनाया और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर इनका लालच बढ़ने की वजह से मैं फिर से कमजोर हो रहा हूँ। तो अब सब कुछ कैसे ठीक होगा? अब सब कुछ ठीक तभी हो सकता है जब इनका लालच खत्म होगा, वरना इनका लालच पूरा करते करते मैं फिर से मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद पूजा को पेड़ की चिंता होने लगी और वो घर वालों को हॉल में बिठाकर बात करती है। मैं आप सबकी बातें सुन चुकी हूँ। मैं जानती थी कि सोने के सिक्के आपको जादुई पेड़ से मिलते हैं जो हमारे घर के पीछे, पर आप नहीं जानते आपके आलस और लालच के कारण वो पेड़ फिर से कमजोर हो रहा है और अगर आप लोगों ने अपना लालच नहीं छोड़ा तो वो हो जाएगा। बहू, तुम हम पर नजर रखती थी और तुम्हें क्या लगता कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे? हम जानते हैं तुम्हारे मन में भी लालच आ गया है, तुम्हें भी सोने के सिक्के चाहिए। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब काम करें। माँ, पूजा शायद सही कह रही है। कुछ दिनों से हमारा पेड़ बड़ा दुखी रह रहा है। रहने दीजिए देवर जी, आप तो अपनी बीवी की ही साइड लेंगे ना, पर हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं। घर का कोई भी सदस्य पूजा की बात पर विश्वास नहीं करता, पर सूरज अपनी बीवी का साथ देता है और अगले ही दिन नौकरी की तलाश में जाता है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो वहीं पूरा परिवार हर हफ्ते सुबह 11 बजे पेड़ की पूजा करते हैं और सोने के सिक्के लाकर घर काफी खुश होते हैं। पर धीरे धीरे पेड़ मुरझाने और सूखने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, हमारा पेड़ तो पूरा सूख गया है। पूजा भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, अब हम क्या करें? बेटा, ये पेड़ तो मर चुका है, अब इसके सहारे हम नहीं रह सकते। अगर हमने अपना लालच छोड़ दिया होता तो हमारा जादुई पेड़ जिंदा होता। सभी घर वालों को सूखे पेड़ को देख बहुत पछतावा होता है और वो लोग घर आकर पूजा से बात करते हैं।
तुम सही थी पूजा, हमने अपने हाथ से अपने सबसे अजीज चीज को खो दिया। आप लोगों को अब पछतावा हो रहा है, पर अब भी आपके पास मौका है। अगर आप लोग लालच छोड़ दें और मेहनत करें और जादुई पेड़ से कोई सोने का सिक्का ना ले तो वह फिर से जिंदा हो सकता है, और जब भी आप लोगों को उसकी जरूरत पड़े वो आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है। जादुई पेड़ मिलने के बाद हम आलसी और लालची हो गए। जब तक हमें जादुई पेड़ नहीं मिला था हम मेहनती थे, इसीलिए हम फिर से काम करेंगे। जादुई पेड़ को जिंदा करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए पूरा परिवार फिर से मेहनत करता है। दिवाकर एक बड़ी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता है, तो वहीं सूरज एक बड़ी सी कंपनी में, और अब काजल भी नौकरी की तलाश करती है। और इस तरह पूरा परिवार अब काम करता है, जिस वजह से पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है। और एक दिन पूरा परिवार घर के पीछे उस पेड़ की पूजा करने जाते हैं। हमारे जादुई पुश्तैनी पेड़, आज तुम जिंदा हो गए, हमारे लिए वही काफी है। आज हमें सोने के सिक्के नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद फिर कभी पूजा के ससुराल वाले जादुई पेड़ का फायदा नहीं उठाते और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जादुई पेड़ से सोने के सिक्के लेते हैं। और इसी तरह हर हफ्ते पूजा अपने पूरे ससुराल के साथ जाकर जादुई पेड़ की पूजा करती है ताकि वो जीवित रहे।